Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study the unbalanced growth theory of economic development. Before this theory, we have already done the balanced growth theory of economic development. If you haven't checked that video out, तो एक बार जाके देख लेना उसको भी, ठीक है। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, शुरुआत करते हैं अगेन, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज वगैरह कर रहे होते हैं ना, जब हम टिक मार्क कर रहे होते हैं, एनईटी वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बार बार मैं बोलती हूँ कि एक बार ही पता होना चाहिए कि कौन सा जो थ्योरी है वो किसने दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये थ्योरी है वो किसके द्वारा है? एल्बर्ट हिशमैन के द्वारा इन 1950s, ठीक है। जब हम मल्टीपल टाइम ना, एक बहुत बेसिक सी बात है कि चीज़ें याद रखने का तरीका है, वो मैं बता दूँ। चीज़ें याद रखने का बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है कि एक बहुत बेसिक सी बात है कि बच्चों को कभी बार बार ना हम रटवाते नहीं, एक बार एबीसीडी याद करा के छोड़ दिया। इट इज जस्ट दैट जब भी हम एक चीज को बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। तो वही तरीका होता है यहाँ पे भी चीज़ों को याद रखने का, कि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें दिमाग में फिट नहीं हो रही हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब हम मल्टीपल टाइम, रिवीजन का और काम कुछ नहीं होता, रिवीजन का काम सिर्फ इतना ही होता है, एक बार गो थ्रू कर लेना जो भी हमने पढ़ रखा है। अगर हम उसको कुछ बार यानी कि मल्टीपल टाइम अगर हम उसको रीड कर लेते हैं ना, तो चीज़ें दिमाग में हमारे फिट हो जाती हैं। मैक्सिमम चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, ये उसका रीज़न होता है, ठीक है। 2-3 बार जब मूवी देख लेते हैं ना, तो उसके डायलॉग्स तक पता होता है, ये भी पता होता है इसके बाद ये डायलॉग आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा, ठीक है। तो बाकी वो तो एक ऑडियो विजुअल वाला भी इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग है हमारे पास, स्टेट्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अचीव्ड बाय कंसंट्रेटिंग इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्टर्स विच वी कॉल्ड ग्रोथ पोल्स rather than investing simultaneously in all parts of the economy. ओके, तो ये कुछ हाईलाइटेड फैक्टर्स हैं हमारे पास में यहाँ पे ग्रोथ पोल्स। ये क्या चीज़ें हैं पहले हम बात कर लेते हैं। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हिशमैन है वो इस बारे में बात करते हैं कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन ऑल द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, हमें कुछ की सेक्टर्स पे काम करना चाहिए। अब ये जो रादर देन वाली जो स्टेटमेंट है, अगर इसे पढ़ के कुछ याद आया हो, तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में ऐसा कुछ कहा गया था कि बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस मतलब सब में एक साथ इन्वेस्ट करो। तो एक यहाँ पे पॉइंट ये भी आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी आप कह सकते हो इट इज काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, ठीक है। कि जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की स्टेटमेंट थी ना, ये उसको कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपनी थ्योरी की बात करते हैं। वो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे के सारे सेक्टर्स पर आप एक साथ कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं हम अगर सब में ही एक साथ बांट देंगे तो कोई सा भी जो सेक्टर है, कोई सा भी जो एरिया है, वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये बोलते हैं कि रादर देन स्प्लिटिंग द रिसोर्सेज वेरी थिनली, मतलब हम उनको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता अनुसार वो वहाँ पे लगाए ही नहीं जा रहे हैं, तो जो हम वहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा भी नहीं वहाँ से। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन की एरियाज। की एरियाज यहाँ पे जब भी बोला जा रहा है ग्रोथ पोल्स, यानी कि उनको टारगेट करना, जहाँ से हम कह सकते हैं कि वहाँ से ग्रोथ हो सकती है, उन की सेक्टर्स को टारगेट करो, वहाँ से उनमें इन्वेस्ट करो, और वहाँ से हमें ग्रोथ जो है वो मिलेगी। ऐसा करने से वो क्लियरली बोलते हैं कि देखो इनबैलेंस क्रिएट होगा तभी वहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार नाम गलत सा लगता है, अनबैलेंस्ड मतलब वट एवर इट इज, बट इट इज द पॉइंट इज कि तभी जो इनबैलेंस क्रिएट होगा, डिसइक्विलिब्रियम जो टर्म है जब भी हम यूज करते हैं, जो डिसइक्विलिब्रियम है वो क्रिएट होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। बट दैट डिसइक्विलिब्रियम जो हम इंडस्ट्रीज की वजह से क्रिएट करेंगे ना, दैट विल पुश रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉरवर्ड, ठीक है। कैसे वो भी अब देखते हैं। तो सीधी बात है कि डेवलपमेंट अचीव कैसे किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट करना इन्वेस्टमेंट को, कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है, हम उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को डेफिनेटली, जिसमें हम ग्रोथ पोल्स, यानी कि हमें उन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को टारगेट करना है जो बाकी इकोनॉमी में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ कि जो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनको भी आगे लाने में हेल्पफुल होंगे। ये नहीं कि वही तो कैसे चल रहा है सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, दे नीड टू फाइंड आउट द ग्रोथ पोल्स, दे नीड टू फाइंड आउट द की सेक्टर्स जो हेल्प करेंगे बाकियों में। और वो कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू हिम दैट विल बी डन बिकॉज ऑफ द लिंकेजेस। वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें आपस में लिंक्स होते हैं। लिंक्स का सीधी मतलब है यहाँ पे दैट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो क्या होते हैं? तो ये बोलते हैं दैट हाउ दिस वर्क्स,
दिस वर्क्स मतलब कि जो हम बोल रहे हैं ना इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे काम करो, इन्वेस्टमेंट को कुछ एरियाज में ही लगाओ रादर देन हम उनको सारे ही जो सेक्टर्स है उसमें एक साथ में स्प्लिट करने की जगह उनको कुछ की एरियाज में लगाओ। रीजन वो ये बोलते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास में भाई कमी होती है, स्किल्ड मैन पावर की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए इट इज़ नॉट क्या बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे इस चीज़ को, या फिर उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे के सारे सेक्टर्स में एक साथ अपना इन्वेस्ट कर दें और फिर वो इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। वो किसी भी सेक्टर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10% लगा दो सबके समय, एक भी ग्रो नहीं कर पा रहा। तो वो यूँ बोल रहे हैं कि की एरियाज को पकड़ो, वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को लगाओ, वो ग्रो करेंगे ना तो वो की एरियाज की वजह से जिनमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। ये है इनका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब वो कैसे होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिंकेजेस। कौन कौन से लिंकेजेस, ही टॉक्स अबाउट टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, वन इज बैकवर्ड एंड वन इज फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज मैंने आपको बताया ये होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंटरडिपेंडेंस का सीधा सीधा मतलब है जब कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे तो जिन इंडस्ट्रीज को छोड़ा गया है वो उनको हेल्प करेंगे आगे जाने में, ठीक है। लेट्स से हम ए बी सी इन 3 इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, ये 3 हमारे मेजर की एरियाज हैं, ठीक है। ये जो हमारे ग्रोथ पोल्स हैं यानी कि जो ग्रोथ करने में हेल्पफुल होंगे हम उनको टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। इनकी वजह से जो कुछ इंडस्ट्रीज को हमने छोड़ा है, ठीक है, ये इनको करेंगे आगे पुल करेंगे, ठीक है, पुल करेंगे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ये जो इंडस्ट्रीज है इनको भी पुल करेंगे। ये कैसे होगा, ये होगा इन दोनों की वजह से। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होते क्या है, देखो बैकवर्ड लिंकेज हमारे पास में होता है। अब बैकवर्ड का मतलब यहाँ पे वो बैकवर्ड नहीं है पिछड़ गया वाला बैकवर्ड, बैकवर्ड का यहाँ पे ये मतलब है। लिंकेज का मतलब क्या बताया था अभी आपको, डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्री है वो डिमांड क्रिएट कर रही है फॉर द इंडस्ट्रीज बिहाइंड इट, ठीक है। बस इसका मतलब समझना, यहाँ बैकवर्ड का मतलब है कि द इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दे गोना क्रिएट डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज बिहाइंड इट, जो उसके पहले हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड में क्या होता है, आगे आने वालों के लिए, यानी कि दे विल क्रिएट द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज अहेड ऑफ इट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो लेट्स से एक बेसिक सा एग्जांपल उठाते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इनटू कार फैक्ट्री। कार फैक्ट्री है, अब कार फैक्ट्री को हम दोनों से ही समझते हैं, ठीक है। कार फैक्ट्री जब हम खोलेंगे या कार फैक्ट्री में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कार के लिए हमको इनपुट की जरूरत पड़ेगी। इनपुट जैसे कि हमारे पास स्टील होगा, ठीक है, ग्लास होगा, ऐसे रॉ मटेरियल बहुत सारे हमें जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द बैकवर्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो कार फैक्ट्री है वो डिमांड किसकी क्रिएट कर रही है, कार फैक्ट्री डिमांड कर रही है अपने इनपुट की, ठीक है, जो उसको इनपुट चाहिए। तो यानी कि बैकवर्ड लिंकेज किसके लिए हम कह सकते हैं डिमांड क्रिएट करता है, वो करता है अपने सप्लायर्स के लिए डिमांड क्रिएट। यानी कि हमें कार बनानी है, कार फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो कार के लिए हमें इन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो इनपुट जो है वो जब डिमांड क्रिएट करेगा तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड लिंकेज हम बोल सकते हैं इट क्रिएट डिमांड फॉर इट सप्लायर्स, ठीक है। द इंडस्ट्रीज क्रिएट डिमांड फॉर देयर सप्लायर्स। और इसमें कौन सा पॉइंट आ जाता है, इसमें आ जाता है फॉर दे क्रिएट डिमांड फॉर द यूजर्स ऑफ देयर आउटपुट, यूजर्स ऑफ देयर आउटपुट। कैसे, अब इसी एग्जांपल से उठाते हैं। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द स्टील इंडस्ट्री, जो हमने कार फैक्ट्री में ही स्टील उठाया था ना। अब जो स्टील फैक्ट्री है, स्टील जब बनाएगी स्टील फैक्ट्री तो वो आगे कहाँ जाएगा भाई, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाएगा, वो कार फैक्ट्री में जाएगा। यानी कि जो इसका आउटपुट है, ठीक है, स्टील बनके जब रेडी हो जाएगा, जो आउटपुट निकल के आएगा स्टील फैक्ट्री में, वो आउटपुट आगे जाएगा। आउटपुट से हम फर्दर उसको प्रोडक्शन करेंगे और हम मटेरियल क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा, कार फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। तो यही जो स्टील वाला है, लेट्स से यही हमारा कार फैक्ट्री में जा रहा है। अब जब हमने इसमें इन्वेस्ट किया था आपके पास में कार फैक्ट्री, तो हम ये बोलते हैं कार फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल में जब वो अपने सप्लायर्स के लिए डिमांड को क्रिएट कर रहा है तो वो बैकवर्ड लिंकेज है। और अगर वो अपना आउटपुट आगे जा रहा है, यानी कि वो अपने यूजर्स के लिए डिमांड क्रिएट कर रहा है, तो दैट इज द फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। सो दैट्स हाउ इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जब हम कुछ की एरियाज पे, जब हम कुछ मेजर, हम कुछ ग्रोथ पोल्स पे काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पुश फॉरवर्ड करते हैं किसको, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, कुछ की फैक्टर्स पे काम करो,
उनमें इन्वेस्ट करो, तो वो क्या करेंगे, वो बाकियों को अपने आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो इसके इनपुट्स हमें जितने भी चाहिए होंगे वो सब भी तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ना। क्यों? अगर हम एक एग्जांपल उठा के चलते, हम सिर्फ एक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली हम मानते हम एक में कर रहे हैं, तो उस एक की वजह से देखो ना आप कितने सारे ग्रो हो जाएंगे। जो भी यहाँ पे इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दिस वो उन सबकी डिमांड इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से जब उनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो वो भी ग्रो करेंगे। सो दैट्स हाउ दिस थ्योरी वर्क्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आई मीन क्रिटिसिज्म के बारे में। बार बार बोलती हूँ, मीनिंग पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो एडवांटेजेस तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाते हैं। वही ये मोर रियलिस्टिक है, जो बैलेंस जो है उसके कंपैरेटिवली अगर हम बोलेंगे तो दिस इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि वो बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास में इतना है ही नहीं, ठीक है, रिसोर्सेज की कम, इतना है ही नहीं का मतलब ये नहीं कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही खाली बैठे हैं, मतलब ये होता है इनफ रिसोर्सेज चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि आप सब में ही एक साथ इन्वेस्ट करके और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सबके सब उस लेवल पे ग्रो कर जाए, जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे निकल जाए। नहीं, हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। एनकरेज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन की एरियाज, जो हमने अभी अभी बात की ग्रोथ पोल्स की एरियाज की, कुछ इंडस्ट्रीज की, इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यू सेक्टर्स की, वो सारा इसके अंदर है। इसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना पॉसिबल है, क्योंकि एक एरिया को तो हम इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं और उसकी वजह से बाकी भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज आर लिमिटेड और हम उनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, जैसे हमने इस एग्जांपल में बात किया था। तो रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड वेरी इफेक्टिवली और इंटेलिजेंटली हम बोल सकते हैं उस चीज को। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं, दिस गोज ऑन एंड ऑन, आप इसमें से भी एडवांटेजेस अपने आप क्रिएट कर सकते हो। आई टुक अ फ्यू ओवर हियर जस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि आप इसके अंदर से कुछ भी एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है ना तो फायदे तो आप इजीली निकाल सकते हो बहुत सारे, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही लिखना होता है जब लिखना होता है। क्रिटिसिज्म कैन क्रिएट टू मच imbalance leading to bottleneck. Remember this word bottleneck? bottleneck क्या होता है? कह सकते हैं हम फ्लो को स्लो कर देता है, ठीक है। फ्लो मतलब ग्रोथ के फ्लो को स्लो कर देता है, तो बॉटलनेक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो। लेट्स से कि इम्बैलेंस क्रिएट में हम शॉर्टेजेस मान के चलो, पावर शॉर्टेज होता है, दिस इज अगेन बॉटलनेक वाला थिंग, यानी कि वो जो भी प्रोग्रेस हो रही है, आउटकम आ रहा है, वो उसको स्लो कर देता है, दैट इज बॉटलनेक। तो वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो इम्बैलेंस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर इम्बैलेंस, ज़रूरत से जब हम बात कर रहे थे ना, इसका जो कीवर्ड्स की हम बात करते हैं ना, तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं हाईलाइट करना। तो इसमें कीवर्ड वही तो आता है ना, डिसइक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस आप बोलते हैं, इम्बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम, ये कीवर्ड्स ही तो हैं। तो ये जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस को क्रिएट कर देंगे तो वो अगर गैप बहुत ज़्यादा नैरो वाइड हो जाएगा तो उस गैप को कवर करना विल बी वेरी डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी या क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इफ डिमांड राइजेस फास्टर देन सप्लाई, भाई इनकी जो डिमांड है जिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने उनके ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, हम इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो बट वो अगर सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड ना कर पाए, ठीक है, तो डेफिनेटली प्राइस गना राइज, क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधी सीधी बात है, इन्फ्लेशन तभी तो होता है ना अगर डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इफ डिमांड इज मोर देन द सप्लाई देन दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट टू इन्फ्लेशन। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स होते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्रिटिसिज्म यही तो होते हैं ना। अब यही तो क्रिटिसिज्म का सिंपल मतलब है कि अगर ऐसा हो गया, अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, अगर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्रिटिसिज्म वही कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अगर फायदे हैं तो जो क्रिटिसाइज करते हैं थ्योरी को वो अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर करते हैं, वो सीधे सीधे क्रिटिसिज्म होता है हमारे पास में कि अगर मेरे सामने कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दूसरा इंसान बोल रहा है इसमें ये कमी भी तो पॉसिबल है, इसमें अगर हम ये करेंगे, अगर इसमें ऐसा हो गया तो ये भी तो हो जाएगा ना, वही क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं छोटा सा। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, बिग पुश, एक तो ये पीछा नहीं छोड़ रही है बिग पुश, ठीक है, बिग पुश और इस थ्योरी यहाँ लिख देते हैं, इस थ्योरी में और बिग पुश में, क्योंकि इफ यू रिमेंबर
तो बिग पुश के अंदर भी हमने कुछ इसी टाइप से बातें की थी, ठीक है। जब हम बिग पुश थ्योरी को पढ़ रहे थे तो हमने कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स हमने बात की थी, दे बोथ सीम्स वेरी सिमिलर। तो बेसिक अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो, लिखना हो, देन व्हाट कैन यू राइट। देखो बिग पुश का ना जो बेसिक आइडिया था, बिग पुश का जो कोर आइडिया था वो क्या था, बिग पुश बोल रहे थे कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है। जो पुअर कंट्रीज हैं यानी कि एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में चल रहे हैं और उनको वहां से निकालने के लिए हमको एक बैलेंस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनका आइडिया था यानी कि बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी था फॉर अ कंट्री, और उसको निकालने के लिए अपने को चाहिए बैलेंस्ड एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। दिस वाज द बेसिक टर्म जो वो बोल रहे थे, अपने को लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हमको उस पॉवर्टी से बाहर आना है। तो इनका जो मेजर था वो मेजर प्रॉब्लम क्या था, इनके पास था कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, दे डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू स्प्लिट देम इवनली, कि हम उनको इवनली नहीं डाल सकते हैं सबके सब एक साथ, तो इसलिए हमको की एरियाज पे काम करना है। इसलिए कि थॉट इज काइंड ऑफ डिफरेंट, कि उनका प्रॉब्लम था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उससे निकालना है, प्रॉब्लम ये है, उसका ये सोल्यूशन है कि बैलेंस रखो बट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट रखो। इनका ये था कि डेवलपिंग कंट्री के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो पूरे के पूरे इकोनॉमी में एक साथ उसको इवनली स्प्रेड कर दे। तो हमको उस काम के लिए क्या करना है, हमको कुछ जो की एरियाज हैं, की फैक्टर्स हैं, हमें उनको देखना है वहां पे और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर हम की इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर हम ग्रोथ पोल जो अगर हम ढूंढ लेते हैं, ढूंढ का मतलब ये कि अगर हम की मेजर एरियाज पर अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली दे विल पुल अदर इंडस्ट्रीज फॉरवर्ड। तो ये उनका मेन आइडिया था, ठीक है। तो ये थे इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो दिस वाज द होल बेसिक कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल and if you like this video, then kindly hit the like button. It's kind of a motivational thing to get the likes on the video, and if you like this video then definitely do hit the like button, share my video, subscribe my channel, and for any queries do let me know in the comment section. Thank you so much, take care, bye bye.